गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। मोल कंसेप्ट में अपन ने जनरल टर्म्स लाइक मास परसेंट की डिस्कस कर लिया था अपन ने, और कुछ न्यूमेरिकल जो मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर और नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन अवगाड्रो नंबर, इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बात करते हैं अपन मास बाय वॉल्यूम परसेंट की। देखिए, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, देखिए क्या होता है ये मास, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये अपने पास क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट होता है। जैसे अगर एग्जांपल लूं, मैं ये कहूं कि 2 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved 2 gram of NaOH is dissolved in 500 ml of solution. Calculate its mass by volume परसेंट। क्वेश्चन बन गया। तो ये क्या कह रहा है कि अगर 2 ग्राम NaOH अगर कितने में ml में डिजोल्व हो, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व हो, तो उसका मास परसेंट क्या होगा। तो देखिए सीधी सीधी वैल्यू रख दीजिए, 2 ग्राम अपने पास मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, अपॉन 500 अपने पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इनटू 100। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया, 2/5 क्या हो गया, 0.4% मास बाई वॉल्यूम आ गया। चलिए दूसरा टॉपिक अपन बात करते हैं मोलेरिटी की। इसको डिनोट किया था कैपिटल M से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, ये होती क्या है। तो ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर और present in per liter or 1000 ml सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मोल्स का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। मोल्स जनरली क्या था, मास अपॉन मोलर मास था। तो याद रख दीजिए फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू वन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू द 1000 ml। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं 1 ml की बात करूं तो 1/1000 इज लीटर इजकल टू किसके इक्वल हो गया, 1 ml की हो गया। तो अगर मैं लीटर की वैल्यू यहां रखता हूं, ml में कन्वर्ट करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1000। तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000, क्योंकि 1/1000 लिखूंगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने पास किसका बन गया, मोलरिटी का। अब देखिए एक छोटा सा इसमें एक रिलेशन की बात करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड मोलरिटी में। देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या था अपने पास, मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही था। अब देखिए इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या होगा वो देखते हैं।
मैं बात कर रहा हूं एक रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या रिलेशन बनेगा इसमें वो देखते हैं अपन। देखिए मास बाय वॉल्यूम अपने पास क्या था, मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था। ओके स्टूडेंट्स, और मोलरिटी क्या है अपने पास, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यही बात है। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं आगे क्या कर सकता हूँ, इस वॉल्यूम को इधर ले लूँ और मोलर मास को इधर ले लूँ। क्या लिख सकते हैं अपन इसको, देखिए मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास। भाई देखो बात वही है, सब्सटेंस जो सॉल्यूट अपन यूज कर रहे हैं वही है, ये भी मास वही उसी सब्सटेंस का है जो अपन एज ए सॉल्यूट यूज कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक जैसी हो गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, यही था मास ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम, और इस 1000 को मैंने क्या रखा 100 इंटू 10 अपॉन बचा क्या अपने पास, ये मोलर मास। वापिस समझा रहा हूं, मास अपॉन वॉल्यूम इन ml, इसको मैंने इधर ले लिया, ये ml में लिख देता हूं मैं। बात समझ में आ गई। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इधर ले लिया, इसको इधर लेने के बाद में क्या बचा अपने पास, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000 बचा। तो 1000 को मैंने क्या लिख दिया 100, 10 बच गया और मोलर मास बच गया। अब देखो इसी को अपन क्या कहते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। तो मोलरिटी इक्वल क्या हो गया, मास बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर एक नया रिलेशन बन गया, वो क्या बना, मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन, सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंट इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बन गया। तो यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंट में दे दें तो आप इस फॉर्मूले को रखकर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की बात करें अपन। आपसे कहा जाए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मोलरिटी, ऐसे लिख लो इसको, व्हेन 40 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of solution, then find out its मोलरिटी। क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम अगर कोई NaOH हो जो कि 500 ml वॉल्यूम में डिजोल्व हो तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो देखिए सीधे सीधे मास आपको गिवन है क्या है 40 ग्राम। अब देखिए मोलर मास किसका, NaOH का कितना होता है। देखो सोडियम के लिए मैंने कितना एटॉमिक मास बताया था 23, ऑक्सीजन के लिए कितना बताया था 16, और हाइड्रोजन के लिए कितना बताया था 1। तो टोटल कितना हो गया 40 हो गया क्या, 23 ऑक्सीजन के लिए 16 कितना हो गया 40 हो गया। तो 40 ग्राम ही अपने पास क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया। अब देखिए कितने में डिजोल्व है, तो वॉल्यूम इन ml में क्या दे रखा है 500 ml। तो फॉर्मूला रख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो मास कितना है 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है 40 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 500, कितना आ गया 2m आ गई क्या मोलरिटी। तो इस सॉल्यूशन की जिसमें 40 ग्राम NaOH डिजोल्व था 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ गई अपने पास 2m आ गई। बात समझ में आई। चलिए एक आगे डिस्कस करें। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर आपको मोलरिटी गिवन हो, अगर आपको मोलरिटी गिवन हो तो फिर इस फॉर्मूले से वो क्या पूछ सकता है, मास ऑफ सब्सटेंस पूछ सकता है। यानी अगर आपको ये गिवन हो और ये पूछ ले तो फिर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे,
तो मास इक्वल टू क्या हो गया, देखिए मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू मोलेरिटी अपॉन 1000, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से क्वेश्चन करते हैं अपन। ये कह रहा है कि 2 ग्राम सॉरी 1/10 मोलरिटी ऑफ NaH solution is prepared in 250 ml of water. Calculate the mass of NaOH which dissolved। क्या कह रहा है कि अगर 1/10 m मोलरिटी का NaOH सॉल्यूशन हो जो कि 250 ml में बना हुआ है, उस सॉल्यूशन के NaOH के मास NaOH का मास क्या होगा। तो देखो मास पूछ रहा है तो फॉर्मूले में मोलर मास NaOH कितना हो गया 40, अभी बताया था। वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml, मोलरिटी कितनी दे रखी है 1/10 अपॉन 1000। ठीक है, तो यहां से इसको डिवाइड कर लीजिए 25 से, 25 बन जाए 25 4 जा, ठीक है, और ये 0 हो गया, कितना आ गया 1 ग्राम आ गया। ओके, तो 1 ग्राम NaOH जब 250 ml में डिसोल्व हुआ तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आई 1/10 m आ गई। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें नॉर्मेलिटी की। ठीक है, देखो नॉर्मेलिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। अब देखो नॉर्मेलिटी में याद रखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम व्हेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ml और पर लीटर, इन पर लीटर, जिसको अपन 1000 ml भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन क्या कहलाएगी नॉर्मेलिटी कहलाएगी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल क्या हो गया मास अपॉन 1000, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। क्योंकि ये नॉर्मेलिटी में अपन क्या करते हैं, जो मोलर मास है उस मोलर मास को क्या करते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, जो मोलर मास होता है उस मोलर मास को किससे डिवाइड करते हैं अपन एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। अब एन फैक्टर क्या होता है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल यहाँ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन। तो नॉर्मेलिटी इक्वल क्या हो गया मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू, इसको चेंज कर लीजिए ml में, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो यहां अपने पास क्या आ गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन, ठीक है, एक मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम और मोलरिटी में रिलेशन। तो ये 2 या 3 टॉपिक और अपन नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे रिलेशन वाले, प्लस इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हेन फैक्टर क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। देखिए एक बार मैं वापस मोलरिटी को रिकॉल करता हूं। मोलरिटी अपने पास क्या थी कैपिटल M था, इसको डिनोट करते थे। उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या था अपने पास फॉर्मूला इसका मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, ग्राम मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो मोलरिटी, अच्छा देखिए वॉल्यूम अपन किस में ले रहे हैं ml में या लीटर में ले रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ था, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था या अफेक्टेड था, टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता था। लेकिन अगर मैं मोलेलिटी की बात करूं
तो यहाँ जो सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को अपन किस में लेंगे, यहाँ पर ग्राम में लेंगे। यही डिफरेंस मोलैलिटी और मोलरिटी में रहेगा। अब देखिए, जब अपन वॉल्यूम को ग्राम में या किलोग्राम में लेंगे तो उसका टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टेम्परेचर का उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो ग्राम में ले रहे हैं उस वॉल्यूम पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड या टेम्परेचर अनअफेक्टेड होती है, यानी इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ध्यान रहे, देखिए इसको डिनोट किससे करता अपन, स्मॉल एम से। मोलरिटी किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, कैपिटल एम से। और मोलरिटी किससे डिफाइन कर डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए ये है क्या, ये कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या मैं केजी की जगह क्या कह सकता हूं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट called molality of that solution, called molality of that solution। उस सॉल्यूशन की ये क्या कहलाएगी, मोलेलिटी कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, किसमें, वॉल्यूम किसमें ले रहा हूं, केजी में ले रहा हूं। अब देखो डिफरेंस ये था कि इसको मैं क्या लिख रहा था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, वॉल्यूम इन लीटर में लिख रहा था। तो यहां देखिए लीटर वॉल्यूम किसमें आ रहा है, लीटर में आ रहा है, और यहां वॉल्यूम किसमें आ रहा है, केजी में आ रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस है, लीटर टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा और किलोग्राम या ग्राम टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, यानी ये टेम्परेचर अफेक्टेड है, ये टेम्परेचर अनअफेक्टेड टर्म ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स क्या होते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम को इसमें रख लूं, अभी केजी में रख लेते हैं। ओके, अब देखिए अपन जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहां अगर मैं 1 अपॉन 1000 केजी की बात करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 केजी। अब देखिए यहाँ इस वॉल्यूम में जो केजी है उसकी जगह रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू 1000। ये 1 अपॉन 1000 होगा तो क्या होगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये वॉल्यूम किस में आ गया, ग्राम में आ गया। अब देखो ये जो वॉल्यूम है वो किसका अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्लियर है ये बात, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि 2.83 ग्राम, क्वेश्चन ये है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए ग्लूकोज की बात आ रही है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। इसका जो मोलिकुलर मास है वो था 180 ग्राम। आर डिजोल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। अब देखिए गिवन क्या है अपने पास, मास गिवन है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 2.82 ग्राम। अब देखिए मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी दे रखा है, कितना दे रखा है 180। कैसे आया ये देख लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब देखिए इसमें इस एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12 होता है। तो 6 में कितना 6 से कितना हो गया 72 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, तो 12 को कितना हो गया 12। ऐसे ही एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 ऑक्सीजन का कितना हो गया 96। इन सबको ऐड कर लीजिए कितना हो गया 180 आ गया क्या। तो इस तरह से अपन इस ग्लूकोज का मोलर मास भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपने पास क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 30
ग्राम। अब देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला था अपने पास, मोलेलिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ग्राम। मास कितना है 2.82, 1000 अपॉन मोलर मास कितना हो गया अपने पास 180 ग्राम, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 30 ग्राम। ये लीजिए। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो अपने पास जो अप्रोक्स आंसर आएगा वो जब कैलकुलेट करने पर वो आएगा 0.52 एम मोलरिटी का ये सॉल्यूशन हो। तो जब इस सॉल्यूशन को जब 30 ग्राम वाटर में 2.82 ग्राम ग्लूकोज में ऐड करूंगा तो इस सॉल्यूशन की जो मोलेलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0.52 एम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए अपन बात करते हैं आगे के टॉपिक की, मोल फ्रैक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी। अगर अपन बात करें मोल नेक्स्ट टॉपिक सॉरी मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स से। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन सिंपल है, जैसे अपन ने मास परसेंट निकाला था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम तरीका है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर अपन नंबर ऑफ मोल्स को यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये एक्स जो होता है या काई से भी कहते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी एक ए कंपोनेंट था उसके मोल फ्रैक्शन और एक बी कंपोनेंट था उसके मोल फ्रैक्शन। ठीक अब ध्यान रखना जो इन दोनों के या मैं कह दूं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स और ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कैसे आया ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शंस का सम देखा जाता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी बनाऊंगा, ध्यान रहे मैं कह रहा हूं कि एक्स बी है क्या और एक्स है क्या, एक्स ए क्या है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। ये अपने लिए क्या हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट हो जाते हैं। सेम एज इट इज एक्स बी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो यहीं से बना सकता है, इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड इनकी डेफिनेशन अपन ड्रॉ कर राइट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, किसी एक कंपाउंड का मोल ऑफ कंपोनेंट है जो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो रहा है किसके ऑल कंपोनेंट के। क्या कह रहा हूं कि एक कंपोनेंट का और सभी कंपोनेंट का जो रेशियो है वही अपने लिए क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। तो मैं ये कह सकता हूं इसके लिए डेफिनेशन में कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of moles of a component, कोई एक कंपोनेंट टू द total number of moles, the ratio of number of moles of a component to the total number of moles of all component। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा किसी रेशियो की बात करो, ये रेशियो में है तो किसी एक मोल का किसी एक कंपोनेंट का मोल और सभी कंपोनेंट्स के मोल का जो रेशियो है वही तो अपने पास मोल फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन, भाई रेशियो के लिए कहा तो रेशियो मैंने यूज कर रहा हूं, रेशियो या अपॉन टोटल या सम ऑफ कह दो, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या सम ऑफ, ये सही है दोनों सही है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये लो इसकी डेफिनेशन अपने पास प्रिपेयर हो गई।
तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पर इस मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन एन ए के बारे में और एन बी के बारे में। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे अपन एक्स ए के रेस्पेक्ट में एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी था। अब देखिए मैं कह रहा हूं एन ए है क्या, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, तो एन ए मोल्स है तो मैं मास अपॉन मोलर मास से निकाल सकता हूं। तो एन ए को क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ ए कंपोनेंट, यानी मास अपॉन मोलर मास हो गया। ठीक है, ऐसे ही एनबी के लिए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ बी कंपोनेंट। अगर आपको मास दे दिया जाए, अगर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया जाए, तो उसके बेसिस पे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, उनके मोल्स निकाल लेंगे, और इन मोल्स को रख करके अपन क्या निकाल लेंगे, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब ध्यान रखना, अगर आपको एक, भाई मैंने कहा कि एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब सपोज करो आपने इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 0.9 निकाल लिया, एक आइडिया बता रहा हूँ, सपोज अपन ने इस ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो बी के मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए इस तरह के फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, देखो एक्स ए क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी हो गया, या एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी, तो लिख सकते हैं इसको। तो अगर अपने पास एक्स ए की वैल्यू पता चल गई तो एक्स बी की वैल्यू पता चल सकती है। क्या कर दूं मैं, एक्स बी में से एक्स बी को अगर 1 माइनस कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, 1 में से क्या कर दूं, 0.93 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस एक्स बी का मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप इस तरह से मोल फ्रैक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट अपन डिस्कस कर लिया है, और इसके साथ साथ आज जो अपन डिस्कस किया है वो मोल फ्रैक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं आपको, जो अपने 11th क्लास के न्यूमेरिकल है उसमें, उसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, मोलरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, और वो आपसे पूछे मोलैलिटी, तो इसका फॉर्मूला है मोलैलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, उस कंपोनेंट की मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।